फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आपका अमराज आरजे अबनम 90.4 मेगाहर्ट्ज़ ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी का। आज मेरे पास मेरे साथ फिर से हैं स्कूल ऑफ लॉ से एक और होनहार स्टूडेंट जो कि अभी प्रैक्टिस भी कर रही हैं और इंटर्नशिप कर रही हैं। प्रैक्टिस तो उनकी लगभग चालू ही है, प्रैक्टिस हमेशा चालू रहती है। लॉयर हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जानती हैं। पहले हम लोगों के साथ में आए थे मुस्कान और लावण्य, लेकिन आज आई हैं वैशाली। वैशाली की नगर वधु वैसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने एक वक्त पे एक बड़ा प्यारा सा नॉवल लिखा था। कहते हैं कि मेरे 35 साल लग गए थे इसको लिखने में और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ पता चला है वैशाली की नगर वधु के बारे में। उन्होंने नाम ही ऐसा दिया था उसे। तो वैसे ही कुछ कमाल की बात वैशाली के साथ भी है और वैशाली भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं। हमें बताएंगी आज वो लॉ के बारे में, कानून के बारे में, मैरिटल रेप पर हम उनसे चर्चा करेंगे, टेक मीडिया एंड लॉ, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कानून जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं आपको पता चलेगा, वो अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर किया जाएगा। तो हम लोगों के साथ बने रहिए। और अब अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो होगी वैशाली शर्मा की और मैं उनसे आप लोगों को मुलाकात कराता हूँ। हेलो, हाय वैशाली, कैसे हैं आप? हाय अभिनव। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग जब से आए तो और अच्छा लग रहा है, एनर्जी आ गई है। अब मैं सबसे पहले आपसे एक ये सवाल पूछता हूँ और मैरिटल रेप को लेकर ये सवाल है। जी। व्हाट इज़ द स्टैंस इन इंडियन क्रिमिनल लॉ ऑन मैरिटल रेप? ओके, सो मैरिटल रेप का मुद्दा ऐसा है कि पूरे और हमारे बल्कि आईपीसी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ जी। एक और चीज़ कि हम जो हमारे आम लोग सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता, सबसे पहले हम उनको इसके बारे में भी बताएं कि मैरिटल रेप एक्चुअली होता क्या है। हाँ, सही बात है। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं कि हमारा जो कानून है, इंडियन पीनल कोड, वो सारे क्राइम्स की गणना करता है कि कौन सा क्राइम इस हमारे देश में ये किया जाएगा, पनिश किया जाएगा जिसके लिए। तो उसमें एक ही सेक्शन है रेप का, सेक्शन 375। मुद्दा ऐसा आता है, मैरिटल रेप की डेफिनेशन अगर हम कहें तो लिखित में कहीं नहीं है, परंतु हम जी, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक पति अपनी पत्नी की परमिशन के बिना उसके साथ सेक्स करता है तो उसे मैरिटल रेप मतलब कहेंगे। विल और कंसेंट दोनों ही होने चाहिए, जो कि पहले भी कहा गया है। एक मूवी आई थी पिंक, उसमें भी हाँ, कहा गया था। तो जी सिंपल रेप की डेफिनेशन बस फर्क इतना है कि पति पत्नी इन्वॉल्व है इस वक्त इसमें। जी। तो अभी सेक्शन 375 जो रेप का है उसका एक्सेप्शन ऐसा बोलता है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहा है और पत्नी की उम्र इस वक्त 18 से कम अगर नहीं है तो ओके वो रेप नहीं कहलाएगा। ओके। अर्थात रेप की डेफिनेशन में से पति पत्नी के बीच का जो संभोग होगा उसको हटा दिया गया है। लेकिन कमाल की जो बात तो ये है कि अगर 18 से वो कम की होगी तो शादी कैसे कराएंगे? वो बात और लॉजिकल अमूमन है। हम करा लेते हैं, वो अलग हाँ, बात है। लॉजिकल है। बट पहले 15 थी उम्र, हाँ। कि अगर 15 से छोटी है तो फिर उसको रेप कहेंगे वरना नहीं कहेंगे। तो 15 से 18 का जो गैप था वो तब भी बच रहा था, तो जी 15 से 18 वाले जो गैप के थे वो पॉक्सो के एक्ट के अंदर जा रहे ठीक थे। है। तो अभी इस गैप को कंफ्यूजन हटा के 18 कर दिया है। ओके। परंतु अभी अगर आपकी बीवी 18 से ऊपर है एंड उसके साथ फोर्स सेक्स जबरदस्ती हो अगर रहा आप है, फोर्स सेक्स जबरदस्ती करते हो हैं। रही है, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में नहीं आता है। अभी के लिए स्टैंड ऐसा है हमारी लॉ का। क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं ना वैशाली, अब बात यही होती है कि अब अमूमन जो हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में या खानदानों में बात होती है या परिवार में बोलते हैं कि आस पड़ोस वाले भी सुनेंगे, हाँ जी रेप कैसा जी, तो शादी तो हाँ। हो ही गई थी। तो शादी तो हो गई तो एक तरह से अधिकार है, वो ऐसे कहते हैं। बट बिना अगर परमिशन के होगा ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती तो हुई ना, भले ही आपके साथ शादी के बाद हुई। क्या हाँ, शादी के बाद अगर आपके पति के अलावा किसी और ने, बाहर वाले शख्स ने ऐसा किया जाता, फिर तो रेप क्या है वो ही। रेप ना होता? हाँ। रेप तो तब भी माना जाता। तो इसको लेकर भी क्या जो मिसकंसेप्शन है अभी भी हैं लोगों के दिमाग में, क्या वो क्लियर होने चाहिए? नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो किस हद तक हुए हैं? इस चीज के लिए हमें ये समझना भी जरूरी है कि आईपीसी जब आया था तब थे हमारे ब्रिटिशर्स, जी, उन्होंने बनाया वो। उन्होंने बनाया है। तो उनका लॉजिक ऐसा था, ये उनका लॉजिक, मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रही हूँ, हाँ उनका ऐसा मानना था कि एक बार शादी हो गई तो पत्नी अपने पति की संपत्ति बन जाती जी, है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बन जाती है। अभी प्रॉपर्टी पे वो जब चाहे वैसे प्रयोग करे। जी, जिसको अभी और थोड़ी देर पहले संशोधित किया गया है हाँ, इसका कि आप प्रॉपर्टी एडल्ट्री नहीं जो मांग सेक्शन सकते। लेते हैं ना, जी एडल्ट्री का सेक्शन स्क्रैप ऑफ कर दिया गया। तो एडल्ट्री के सेक्शन का जो कानून था वो ऐसा बोलता था कि यदि पत्नी का बाहर अफेयर है किसी और के साथ, तो जिसके साथ अफेयर है उसके खिलाफ पति एफआईआर कर सकता है। तो यहाँ पे पत्नी को सजा नहीं मिलेगी, बट जिसके साथ उसका अफेयर है उसको सजा उसको मिलेगी। सजा मिलेगी। तो एक तरीके से अगर कोई दूर से देखेगा इस सेक्शन को तो लगेगा कि हाँ, पत्नी के फेवर का सेक्शन है जी। एंड पत्नी केस नहीं कर सकती अपनी पति के गर्लफ्रेंड के खिलाफ। हाँ, अच्छा, ये भी है। बट इसका जब संशोधन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप ऑफ कर दिया इस हाँ, सेक्शन जो को। नरेशन आया नया। हाँ, तो उसका लॉजिक बहुत अच्छा भी था, बहुत सोचने वाली बात है। जब ये कहा गया था कि असलियत में इस सेक्शन को लाने का लॉजिक ऐसा था कि पति जो है वो अपनी पत्नी पे पूर्णतः अधिकार रखता है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ओके अगर कोई आता है उसकी पत्नी के साथ अफेयर करने तो वो उसकी प्रॉपर्टी पे ट्रेस पास कर रहा है, ओके, ठीक इसीलिए है। वो उसके खिलाफ केस कर सकता है। एक कमाल की बात थी पिछली बार मेरी इस पर भी चर्चा हुई थी। अब हुआ क्या है कि अब जहाँ पर अगर एक लॉ बनता है तो काउंटर लॉ अपने आप बनने लगता है। अपने वो आप। इसलिए बनता है क्योंकि
कई बार एक्चुअली जो महिलाओं का था और लड़कियों का था वो इसके बारे में था कि भाई अब हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए, और कुछ फ्रीडम के नाम पर भी काफ़ी सारी फ्रीडम मांग रहे थे। अरे हाँ। ठीक है, आप लिबरल हैं, लिबर्टी आपको चाहिए, तो आपने एडल्ट्री को क्राइम घोषित नहीं किया, कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, क्राइम बट नहीं हाँ है। आप कर सकते हो। लेकिन अब काउंटरलॉजिक अब ये भी रहेगा सामने वाली पार्टी के पास, यानी कि आपके हस्बैंड साइड के पास, हाँ, मिल्स के पास, कि अगर ठीक है अगर एक तरफ लागू हुई है चीज़ें, दूसरी तरफ तो वैसे ही लागू होनी है, हाँ। बट नेचुरली। दूसरी लेकिन सबसे अलग बात यह है कि एडल्ट्री आपके लिए क्राइम तो नहीं है अभी, बट हाँ आपके डाइवोर्स लेने का आधार वो मिल जाएगा। डिवोर्स लेने का आधार है जिसको आप प्रूव करते रहिए कोर्ट में कि आप एडल्ट्री कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, बिकॉज एज पर एविडेंस लॉ आपको इन सीन फोटोज लगेंगे टू Okay. प्रूव एडल्ट्री। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू इन कोर्ट। जो भी एक्चुअली वो जबकि आपके इंटीमेट होंगे, मतलब जो हाँ अगर जी, डिटेक्टिव कहीं हाँ से जी, हाँ कोशिश जी। करके लाए, खोज सिंपल के लाए। टेक्स्ट मैसेजेस विल नेवर प्रूव एडल्ट्री। हाँ वो तो मतलब कैसे होता है, वो तो ये भी कह सकते हैं हमने सिर्फ बातचीत की, उससे कुछ प्रूफ तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली इट्स कैसा होता है ना कानून, हम जब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले तो उसका रीजन देखते हैं क्यों आया, फिर हम देखते हैं कि उसका सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट होगा। जी। परंतु जो एडवोकेट्स होते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है कोर्ट एग्जीक्यूशन में। कैसे होना है, यू आर राइट। मैरिटल रेप का सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है वो ट्रायल कोर्ट्स में होगी जब एविडेंस प्रूफ करने के लिए आएगा। हाँ, मैं पूर्णतः अग्री करती हूँ इस बात से कि जब एक औरत को फोर्स किया जाएगा सेक्स के लिए, इवन इफ इट्स बाय हर ओन हस्बैंड, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज कितनी औरतें सफर करती हैं इसकी वजह से No आज doubt. भी, एंड वो शांत रहती हैं बिकॉज पति से ही उनका फाइनेंस आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी आ रही है लाइफ क्योंकि में। किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट भी, अगर डिपेंडेंट ना भी हो, हाँ, कई बार सोसाइटी की वजह से, कई बार मतलब और परिवार की वजह से, इज्जत की शर्म वजह आ से, कि जाती वो है शायद अपने वो आप कहने क्या में कि बोले, किससे कहेंगे हमारा पति हमें फोर्स कर। कहेंगे भी तो लोग क्यों सुनेंगे, नहीं कहेंगे तो लोग सुनेगा। कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो अगर होता भी है तो ये तो मतलब नॉर्मल है। नेचुरल है, नॉर्मल है। कितनी बार औरतों को कहा जाता है कि नहीं, पति है, जैसा कर रहा है वैसा करो। और ये मैं उन वर्गों की बात कर रही हूँ जहाँ पे शायद कम पढ़ी लिखी है या उतनी बोलने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, बिल्कुल। हिम्मत नहीं रखती है। जी। इसका एक दूसरा पहलू आता है जहाँ बोलने की क्षमता, करने की क्षमता है औरतों में, और वहाँ इस सेक्शन का मिसयूज, इस सेक्शन का चलो अभी मिसयूज नहीं हो रहा है, इसका एक और लूपहोल है जहाँ सेक्शन 37 जो 377 है अननेचुरल सेक्स का, जी। उसका मिसयूज किया जाता है। सो 377 का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि पति पत्नी के बीच हुआ तो वो अपराध नहीं होगा, सेक्शन 377 लगता है। सो नाउ व्हाट वुमेन आर डूइंग, इट्स अ एक्सेप्शनल केस, मतलब कम कर रही है बट हो रहा बट है, हो रहा है। जहाँ शादियों के बीच टू टेक रिवेंज और टू जस्ट हरास द हस्बैंड, Oh my God, yes. दे ट्राई ऑल द मीन्स। सो आपके पास डिवोर्स प्रोसीडिंग है, आपके पास 125 सीआरपीसी है, आपके पास डीवी एक्ट है, आपके पास एचएमए है, आपके पास अभी सेक्शन 377 की एफआईआर भी है। अभी अगर सेक्शन 375 भी आ जाता है तो एक और सेक्शन आ गया। इस तरह से कितने तरीकों से एक पत्नी अपने पति के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। हालांकि है एक पहलू है बट ध्यान देने लायक है। दूसरी बात, सेक्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी नॉर्मल इन अ मैरिज, इट कैन हैपन वंस इन अ मंथ, एवरी वीक, एवरी डे। Every day. सो नाउ इफ अ वुमन सेज कि मंडे को फोर्सफुल सेक्स था, ट्यूसडे को फोर्सफुल सेक्स नहीं था, एविडेंस लॉ में आप प्रूफ करते रह जाओ कब फोर्स था कब फोर्स नहीं था। हाँ ये तो मतलब ऐसे कैसे बता सकते हैं हम, ये तो It कुछ is a पता नहीं है। very tough task for the court, even for the prosecution and even for the accused, to show कब marital rape हुआ था और कब नहीं हुआ था। Definitely. इस चीज का आंसर मैं भी ढूंढ रही हूँ, हालांकि कई कंट्रीज में ये लीगल हो गया है मैरिटल रेप, मतलब वहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाता है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ दे फिगर आउट दिस इन एविडेंस। आई थिंक शायद इसके ऊपर एक मूवी आई थी ना, आर्टिकल 375 और 377, अक्षय खन्ना और ऋचा हाँ चड्ढा हाँ वाली। हाँ, वो जिसमें बड़ी अच्छी बात बोलते हैं ना, वो हाँ। बोलते हैं कि चलो ठीक है कि अगर उनके पास उनके थाइस पर सर निशान देखे गए तो दैट कैन बी फ्रॉम द रिग्रेस सेक्स, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात सही नहीं बात है। है। लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे लेकिन इसे, एंड द जो थिंग उनका इज, लॉजिक था। कानून जब कोई सेक्शन लगाता है हम तो बोल देंगे रेप रेप है, परंतु हमारा जब क्राइटेरिया लगता है तो वहाँ पे हर एक सेक्शन को लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। इफ दोज आर एस्टैब्लिश्ड तो सेक्शन का कॉग्निजेंस आ जाता है। जी। तो रेप का जो सेक्शन है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ एंड सिर्फ बाइट मार्क्स है, देन जी। कैसे रेप? सही बात है, ये तो मतलब कुछ भी रिग्रेस भी तो हो सकता है। एंड ऑफ द डे सारे क्राइटेरियंस को पूरा करते करते दो चीजें होंगी, जो असलियत में सफर कर रही है वो थक जाएगी, जी। because then for think about it, a trial goes on for 3 to 4 years, at least 3 to 4 years, huh? Oh my God. and right now वो अपने पति से अगर साथ में रह रही है तो 3-4 साल के लिए केस चल रहा है, पति घर पे है, what kind of suffrage is she going to go through, I can only imagine. अगर वो पति से अलग रह रही है 3-4 साल के लिए, उसको पूरा समाज की निगाहों से देखने वाला है। अब अगर वो मजबूत भी है, अपनी तरफ से जॉब भी कर रही है, अगर हाँ। उसको समाज की नहीं भी पड़ी है, हाँ। तो भी एक तरह का प्रेशर है कि अब आगे की जिंदगी कैसी हो, और उसके पति के साथ दोबारा पहले ऐसे संबंध हो भी पाएंगे नहीं, वो तो होने नहीं Exactly. है डेफिनेटली। सबसे ज़रूरी मुद्दा आपने एक्चुअली अच्छा मुद्दा उठाया, जहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे ना डिवोर्स केसेस में भी ये कहा जाता है कि अगर शादी बच सकती है तो बचा लो,
तो जहाँ मैरिटल रेप का मुद्दा आता है, मेरा पर्सनल व्यू भी ऐसा ही है, जब क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं शादी के अंदर, एफआईआर जैसी चीजें आ जाती है ना, दैट मैरिज बिकम्स इररिपेयरेबल। उनका रिश्ता टूट जाता है, इट कैन नेवर बी जॉइंड बैक टू द सेम प्लेस। सो वहाँ पे अगर हम दे देते हैं एक और टूल 375 का, सो वहाँ पे अगर ये बारबरिक तरीके से इस्तेमाल शुरू हो जाता है ना, मैरिजेस विल बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो चालू ही है वैसे भी प्रोसीजर, नो डाउट अबाउट इट, वो एक अलग मुद्दा है डिस्कशन का, जहाँ तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास वो अगली टॉक के लिए एक नया मुद्दा आ जाएगा। डिवोर्स आई थिंक विल बी अ वेरी ग्रेट टॉपिक फॉर डिस्कशन। डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट। जिस बार हर बार मैं कुछ ना कुछ नए मुद्दे लाता हूँ, तो इस बार ये मुद्दा और आया वैशाली के साथ बात करते करते। इसके कुछ जो सवाल जवाब बचे हैं वो जरूर पूछेंगे। अब व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड सच अ प्रोविजन? हालांकि आपने इतनी बात कर ली तो हाँ, लगभग उसमें आ ही गया था लगभग। तो अब दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, तीसरा वो है कि व्हाट इज द स्टैंस ऑफ द इंडियन कोर्ट्स ऑन दिस? हाँ, तो अभी के लिए कैसा है, हमने शायद सेम सेक्स के दौरान डिस्कस किया ही था कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता, कानून सिर्फ लेजिस्लेचर बताएगा। जाहिर सी बात है, वो तो अब विधेयक पास होंगे, ऑर्डिनेंस होंगे, सब लोग अगर सहमत होंगे तब बनेगा कानून। परंतु एक चीज है, हमारे कोर्ट्स एक ओपिनियन दे सकते हैं या फिर सरकार को कह सकते हैं कि ये होना ऐसे चाहिए। तो वहाँ हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैरिटल रेप जो है ये काफी बड़ा मुद्दा है, इस पे सोचना जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो औरतें सफर कर रही हैं हर दिन अपने पति के हाथों से, they need relief, they need justice. End of the day, criminal law is not about compensating the sufferer, मतलब the sufferer or the victim. हाँ, monetary terms में compensation नहीं मिलता है victim को, but वहाँ पे उसको सजा मिलती है जिसने गलत किया। ये तो फिर वैसी बात है, और फिर बाद में महिला तो फिर यही बोलती है ना, बोल देंगी ठीक है 3-4 साल बाद केस हो गया, उनको सजा मिल गई, अब मुझे क्या मिला? इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। भी हुई, सफरिंग भी हुई। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। मेरे आंखों में, मेरी नजर में कहेंगे तो डीवी एक्ट ऑलरेडी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कहता है कि यदि आपके साथ कोई भी तरीके की मारपीट हो रही है, वायलेंस किया गया है, घर से बाहर निकाला है आपको, या फिर अगर आप पति के साथ नहीं रह रहे हो और आपको घर चाहिए रहने के लिए, ऐसे कितने सारे प्रोविजंस है डीवी एक्ट में जो अलाउ करता है कि आप कंपनसेशन ले लो, आप घर ले लो, आप पति से अलग रहने का परमिशन ले लो कोर्ट से, आप अपने सास ससुर से अलग रहने का परमिशन ले लो कोर्ट से। तो डीवी एक्ट कंपनसेट कर देता है सफरर को, बट वहीं अगर न्याय की बात है, मतलब सजा दिलाने की बात है, तो देन आईपीसी के प्रोविजंस जरूरी हो जाते हैं इन सब चीजों के। ओके, आर देयर ओनली हर्डल्स इन द क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप? There are many hurdles. जैसा मैंने कहा, एविडेंस सबसे बड़ा हर्डल है जिसका सोल्यूशन जो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, अदरवाइज अनटिल अनलेस आपके पास एक बहुत अच्छा प्राइवेट डिटेक्टिव ना हो। ये सारे काम ज्यादातर डिटेक्टिव के थ्रू कराए जाते हैं, लोग प्राइवेट डिटेक्टिव लेते हैं। एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए डिटेक्टिव्स का इस्तेमाल तो होता ही है, और कोई तरीका नहीं है ना। क्या तरीका है आपके पास प्रूफ करने के लिए? आप खुद तो पीछा करोगे नहीं। सही बात है। और अगर भरोसे के दोस्त को अगर भरोसे में लिया, वाइफ के दोस्त को भरोसे में लिया, या वाइफ ने हस्बैंड के दोस्त को भरोसे में लिया, क्या पता कि वो डबल क्रॉस ना कर रहा हो, उनको तो कुछ भी हो सकता है। इस सारे केसेस हैं, एंड इन सब केसेस को देख के दैट इज व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वेरी मोरालिटी ऑफ होता है। तो एक समय के बाद एज यू नो अबाउट दैट कि वो मोरालिटी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, पता तो चलती नहीं। फिर उस टाइम पे रियलाइज होता है दैट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज ईदर ब्रोकन डाउन और इट नेवर एक्जिस्टेड। यस, और इवन एक्चुअली यू कैन ओनली बिलीव इन योरसेल्फ एज इंडिविजुअल। तो आप ऐसा करो कि बस अपने साथ अच्छा करो, किसी और के साथ बुरा एटलीस्ट मत करो, आप अपनी जगह पर फर्म हो तो। और फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन दिस शुड बी इन क्यू नेक्स्ट। डेफिनेटली, बिल्कुल, और साथ साथ स्पिरिचुअल वाला भी। वी एक्चुअली वी हैव टॉक्ड अबाउट द spiritual discussion with J. Krishnamurti or Osho, so definitely we'll talk about that. Oh, sure. I'm actually read about that. Okay, अब टेक मीडिया एंड लॉ के बारे में भी जरूर मैं बात करूंगा इनसे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल है, व्हाट इज द स्टांस ग्लोबली ऑन दिस सब्जेक्ट? ओके, सो ग्लोबली अगर हम इसके बारे में जाने, भाई चलो इंडिया में तो ये है, लेकिन बाहर सो इस वक्त 35 कंट्रीज लेफ्ट हैं वर्ल्ड में जिन्होंने लीगलाइज, मतलब क्रिमिनलाइज नहीं किया है मैरिटल रेप को, बाकी सब ने कर दिया है। चलो, मतलब अभी 35 भी कतार में हैं। हाँ, एंड जो बची कुछ 35 हैं वो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सोसाइटी का ऐसा मानना है कि औरत संपत्ति है। तो मुझे लग रहा है ये इसमें दुबई में तो ये शामिल होगा नहीं, वो तो करेंगे नहीं ना, नहीं किया ना। हाँ, तो मुझे सही लग रहा था। आप समझ गए किन कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हाँ, जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। एंड जरूरी ये भी है हमें समझना कि ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट यूएन तो काम कर ही रहा है इस पे। यूएन का स्पेशल डिवीजन है वुमेन राइट्स के लिए, उन्होंने मैरिटल रेप के बारे में पूर्णतः कोशिश कर ली है कि कंट्रीज को मना के वहाँ पे लेजिस्लेशंस लाती रहे वो, बट इंडिया के लिए
हाँ, ग्लोबली सबकी नजरें हैं अभी हमारे ऊपर। अभी अगर आपको पता हो तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पेंडिंग है ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। जी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुप्रीम कोर्ट तो है ही हमारे तो जो लोग बाट जो रहे सर्वपिता। हैं इसके बारे में, बिल्कुल जैसे वैशाली का, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम लोग देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई क्या क्या होता है, किस तरह के नतीजे आते हैं। क्योंकि हमारे सीजीआई बहुत ज़्यादा इस मामले में होनहार है। उन्होंने अपने पिता के फैसले को ही पलट दिया था, जो आई थिंक मुश्किल से, जितना मुझे ठीक ठाक याद है, कि 35 से 40 साल पुराना था। तो अब बहुत आशाएं लोगों की उनसे कि वो कुछ और नए फैसले सुनाएंगे, और जितना भी उनके पास टर्म रह गया है उसके अनुसार। टेक मीडिया और लॉ की अगर मैं बात करूं तो साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, सो व्हाई आर आवर लॉज नॉट बीइंग एबल टू टैकल द सेम। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने पुलिस को काम पर लगाया था कि ऐसा कुछ करो, हाँ, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं गए, लेकिन पैसे पैसे होते हैं, मेहनत के होते हैं, भले ही आपको 500-600 रुपये गए। तो बात मैंने सही पूछा है। कि इसके लिए क्या हो सकता है, आप कुछ करें और बताएं। तो या तो वो पेमेंट गेटवे जो होता है वो उससे बात नहीं करते, बट मैंने उनको एक और भी चीज़ बताई कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, एंड वाज एक्चुअली प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, कि अगर बैंक के थ्रू कोई कहीं से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, भले पेमेंट गेटवे बीच में है, पैसे चले गए हैं, तो बैंक पैसे देगा। और बैंक वाज एक्चुअली टेलिंग कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं कर सकते, आप बात करिए साइबर क्राइम लॉ से, सब चीज़ हो गई। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इसका एक्चुअली आरबीआई इज वर्किंग ब्रिलियंटली ऑन दिस। बैंक्स की लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है इस वक्त। हाँ, परंतु एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर इन केसेस में ये करती है, अगर हम स्पेसिफिकली बैंक फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए जाएं, मनी जी फ्रॉड्स के लिए, जी। तो उसमें की चीज़ ये है कि आपने अपने हाथ से ओटीपी नहीं दिया। ओके। अगर मैक्सिमम केसेस में देखा जाए तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हो जाती है कि लोग अपने आप ओटीपी शेयर कर देते जी हैं। फ़ोन बिल्कुल। आया कि अरे आपका ये काम है, हमें ओटीपी दीजिए, हम बैंक से बात करें। जी। ओटीपी दे दिया, जैसे आपने ओटीपी दे दिया, आपकी लाइबिलिटी आ जाती है, बिकॉज एक तरीके से आपने भी गलती की, नेग्लिजेंस की आपने अपने साइड से, कॉन्ट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस कह सकते हैं हम टॉट्स की भाषा में। मुद्दा ऐसा आता है कि जब आपने नहीं दिया है ओटीपी, आपको सिर्फ बैंक मैनेजर को एक लेटर लिख के देना है। एंड एक्चुअली अगर आपका वो 10 दिन के अंदर नहीं होता है कंप्लेंट का के ऊपर कार्रवाई, आरबीआई का ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट जाएगी एंड आरबीआई अपने आप फिर कार्रवाई करवाती है बैंक के ऊपर। चलो, इस मामले में बड़ी अच्छी बात है कि आरबीआई से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए समय से। हालांकि मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका था, इस पर कर दिया है काफ़ी काम। अब लेट्स सी कि कितने लोग और सुनते हैं। वैशाली के पास से बहुत सारी जानकारी मिल रही है, सावधान रहना। जितने लोग वैशाली को जानते नहीं जानते, वो भी सावधान रहना। बहुत सारी एक्चुअली उनको पता है, कानून के बारे में मालूमात है, तो प्लीज़ बच के रहें इस मामले में अगर किसी मामले में बढ़ना चाह रहे हैं तो। और एक और सवाल है मेरे पास, वो है, कैन वी एक्सपेक्ट अ न्यू लेजिस्लेशन ऑन द स्प्राउटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज? यस, हाँ, ये एक मुद्दा ऐसा है जहाँ अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई है कि हम लैंड जो असलियत में खरीदते थे, अभी वर्चुअल लैंड्स की ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है। ओके। लैंड दैट एग्जिस्ट इन द मेटावर्स। सो अभी इनका लीगलाइजेशन, हम मेटावर्स में जी रहे, ये ठीक है, आ हम गया जी था, हम मान आ लेता चुके हूँ, हैं। हम आ चुके हैं, बट क्या हवा में क्या खरीद रहे हैं हम? बस शुरू हो गया, समझ लीजिए। तो बिटकॉइन क्या है, हवा में ही है। हाँ ठीक है, बिटकॉइन हवा में, लेकिन एटलीस्ट चलो वो एग्जिस्ट तो कहीं कर रही है कि हमारे पास पैसे आते हैं। हाँ हमारी जी। सरकार तक को उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ा, जिसके लिए फिर बोला कि भाई वो टैक्स नहीं होता है, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा कहते हैं। हाँ 35% आई थिंक देयर वाज अ हाँ टैक्स। जी, हाँ जी। मुद्दा ऐसा है कि अभी ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन किसी ने बोल दिया कि कुछ एग्जिस्ट करता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, आपको रिटर्न शायद कभी आ जाएगा। हालांकि शुरू हो गया अभी सब कुछ मेटावर्स में आना, यहाँ तक कि मैं कहूँगी इसकी वजह से साइबर क्राइम्स के नए नए रूप भी देखना शुरू कर लिया हमने। तो इसकी वजह से अभी जो हमारा आईटी एक्ट था वो 2000 में आया था। जी। तब की बात है जब शायद इंटरनेट इंडिया में तो मैंने नहीं देखा था। 2000 में कहें तो मेरा जन्म वैसे 2002 में हुआ है, ओके। तो मैं तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट मैंने माता पिता से तो यही सुना है कि फोन भी मैंने जब 4 साल की तब देखा। के बेबी यस बाद में नहीं आया था था इंटरनेट। आसपास, क्योंकि मैं 1987 के बाद कहूँ तो हाँ, हाँ। मैंने देख ढाक लिया था आसपास। 2000 के बाद काफ़ी था, 2000 तक नहीं था। यस। सो अब हाल ऐसा है कि जो हमारा एक्ट था कभी, अभी है, अभी भी अभी वही है, तो आईटी एक्ट 2000, वो उस टाइम पे इतना मॉडर्नाइज नहीं था, वो क्षमता नहीं रखता है इस वक्त हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आईटी एक्ट 2000 का मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर मैंने किया है, थोड़ी ही प्रैक्टिस है मेरी, ज़्यादा नहीं है, परंतु जितना मैंने किया उसमें बस एक एविडेंस का एफिडेविट बनता है, ओके। उसके उसके चलते बस, दैट्स इट। तो अभी मुद्दा ऐसा है कि हमारी जो सरकार है वो लाने वाली है, आई एम एक्सपेक्टिंग इन जून मॉनसून सेशन में टेबल किया जाएगा वो बिल, जो है अपना न्यू डिजिटल इंडिया बिल। ओके। यस। सो डिजिटल इंडिया बिल के चलते आपके सारे ही फिर, भले ही वो एआई की बात आ जाए, मेटावर्स की बात आ जाए, मेटावर्स की ट्रांजैक्शंस की बात आ जाए, जो हमारे ई करेंसीज है, बिटकॉइन जैसी जो करेंसीज है उनकी बात आ जाए, उन सब के रेगुलाइजेशन के लिए वो एक्ट आ रहा है। एंड उसके That's great. साथ साथ उसका मेन पर्पस ये भी है कि जो फंडिंग आ रही है इस वक्त इंडिया में इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए आप कह लो, या फिर आप आईटी इंडस्ट्री के लिए कह लो, या फिर आप, मैं तो कहूँगी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी कह लो, वाओ। यस। तो उस सब को रेगुलेट करने के लिए वो एक्ट आ रहा है।
बढ़िया, बहुत अच्छा। इससे कम से कम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, हम लोगों के पास पता तो चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे क्या रोकनी, क्या हाँ, एंड करना है। द थिंग इज हमें कोई ऐसे एक्ट की भी जरूरत है जो अपने आप सेल्फ चेंज करता रहे। कैसा है, अभी टेक्नोलॉजी हर दिन इस फीस पे बढ़ रही है कि एक हफ्ते बाद हो सकता है रोबोट मिलना शुरू हो जाए अब मार्केट हमको में। एक्चुअली कानून में दोबारा फेरबदल करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। तो ऐसा कानून चाहिए जो थोड़ा कमेलियन की तरह हो, जी बदलते बिल्कुल, रहे और खुद बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी लेकर आए, को, एडेप्टेबिलिटी हो उसके अडेप्टेबल अंदर। हो के मतलब चेंज करता रहे लगातार। ओके, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द रीसेंट बैन ऑन सर्टेन मूवीज? ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन कुछ सारी मूवीज में हम लोगों ने एक्चुअली बैन लगाया था क्या? हमारी केरला स्टोरी बिल्कुल रिलीज हुई थी, हमारी उससे पहले कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी। अगर उससे पहले कुछ अगर हम लोगों ने मूवी बैन लगाया होगा तो वो किसी एक सेक्शन या एरिया में हाँ लगा जी, होगा। हाँ, पहले काफी लगते थे, जैसे पहले आंधी काफी फिल्म के वक्त लगा था, हाँ, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की स्टोरी है, सब बोला गया था। हाँ, हालांकि वो बाद में बैन लिफ्ट कर दिया गया था। हाँ। तो काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ है, बट या अबाउट द इंटरनेशनल मूवीज़ यू कैन टॉक अबाउट दैट, कैसे कि कुछ मूवीज़ को बैन लगाया जाता है इंटरनेशनली है। सीन ऐसा है कि जो भी मूवीज हैं, नॉवेल्स भी हैं इनफैक्ट, कि कई ऐसी जिन पे बैन लगता है। तो Okay. बैन लगाने का गवर्नमेंट को अधिकार इसके चलते हैं कि पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक पीस को ध्यान में रखते हुए बैन लगाना जरूरी था। ऐसा जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में जो बैन लगा द केरला स्टोरी के ऊपर, Okay. उसका रीजनिंग सरकार ने यही, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया ना क्योंकि उसके हाँ लिए, हाँ हाँ। तो सरकार ने रीजनिंग ऐसा दिया है कि वो भड़कीली मूवी है, अच्छा, मतलब ये तो सरकार ने दिया है लॉजिक अपना। जी, सरकार ने लॉजिक दिया है हाँ। ऐसा। तो कारण ये हो सकता है, अभी कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि क्या असलियत में वो मूवी ऐसी कोई मैसेज को दे भी रही है, जी। बिकॉज जहां वेस्ट बंगाल ने उसके ऊपर बैन लगाया, वहीं मध्य प्रदेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे टैक्स फ्री कर दिया गया बहुत उस मूवी अच्छी को। कर दिया, काफ़ी सारी जगह चल रही है, इवन साउथ में भी ऐसा कोई बैन हाँ, नहीं लगाया मूवी में। मूवी के लिए बड़ी अच्छी बात है, जो लोग पहले भी विरोध करते थे, कह रहे थे, जो एक एक्चुअली निश्चित खेमा था, एक अपना ग्रुप था, गैंग था, वो भी अब ये बड़ी अच्छी बात, थैंक गॉड, चलो बाद में कहने लग गए हैं समझने के बाद या सीखने के बाद, कि भाई आपका राइट है मूवी जी, बनाना और दिखाना, जी, हमें नहीं पसंद आई तो हम नहीं देखेंगे, जिसको एग्जैक्टली, देखनी हो जाके देख ले। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, जिसको देखनी वो जाकर देख सकता हाँ है, जी, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं देखेगा। आप अगर चाहते हो बायकॉट करना तो ऐसे भी कर सकते हो, ज़बरदस्ती उसके लिए बैन करना, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि काफ़ी सारी जो हमारी कृति भी है ऐसी, उन पर बैन तब पहले लगाया था। व्लादिमीर नाबोकोव की एक किताब थी लोलिता, लोलिता पर उस जमाने में एक्चुअली बैन लगाया गया था। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये जो जॉनरे था, मुझे हाँ, नाम नहीं याद आ रहा है इस जॉनरे का। द ग्रे शेड्स ऑफ, लाइक द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, हाँ इस तरह जी, की जो व्हाट यू कॉल इट, इट्स नॉट लाइक द सेक्स नॉवल बट इट्स लाइक द इंटीमेट नॉवल, और हाँ, इट्स नॉट एक्चुअली इन द पल्प आल्सो, बट एक्चुअली जो उसका जॉनरा है, यू आर राइट, कि हम उसको कुछ इंटीमेट, हाँ जी, हाँ, हाँ, या आजकल की डेट में अगर बोला जाए तो, क्योंकि उसका अपभ्रंश कर दिया गया है, एक बड़ा अजीब सा शब्द है, वो हाँ, कह देते हैं वो सॉफ्ट पॉर्न, बट इट्स नॉट लाइक दैट, डोमिनेट्रिक्स, या मे बी। सो एक वैसा है कि कुछ वैसे थे। हालांकि एक कमाल की बात तो है कि बाद में उसी नोवेल को लिए अवार्ड मिला था अल्फ्रेड नोबेल को, अल्फ्रेड नोबेल अवार्ड दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल वाला व्लादिमीर नाबोकोव को, लोलिता को एक्चुअली अवार्ड मिला है। ओके, ओके, तो ओके, इस तरह का भी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर लोलिता नहीं देखी तो सब वर्ल्ड फेमस नॉवल सब लोग जानते हैं, जिसके ऊपर बाद में इंडिया में निशब्द मूवी बनी है, अच्छा, जिसमें एक बूढ़े आदमी का प्यार होता है एक लड़की के साथ, और वो लड़की भी जो नोबोकोव में जो रियल स्टोरी है, जो लोलिता वाली नोबोकोव की, उसमें वो उस औरत जिसको प्यार करता है वो उसकी बेटी थी। तो इस तरह की क्योंकि चीज़ें अब सोसाइटी में वो लोग सोच कर चलते हैं इमेजिनेशन में कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ हैं, हाँ किताबें हैं जिन पर बैन लगा था। वेल लेट्स सी, जैसे कि आपने बताया कि भाई अब उसके लिए फिलहाल तो कोई लॉजिक संग से दिया नहीं गया है, तो कोर्ट ने यही कहा है कि भाई जिसको देखना देख सकता है, जो ना देखे तो अपनी। लॉजिकली भी वही सही है। यदि आपको लगता है कि मूवी गलत है, ना देखें। डेफिनेटली मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ, देखो बीइंग अ परफॉर्मर और एन आर्टिस्ट एंड एन एक्टर, कि भाई अगर आपको किसी भी मूवी से परेशानी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पर्सनली उसे ना देखें। बॉयकॉट भी अगर आपको करना है तो चलो आप अपनी तरफ से कोई वीडियो बना के डाल सकते हैं कि मैं नहीं देखने जा रहा हूँ, आप ना देखो, लेकिन इसके लिए किसी भी और तरीके का रास्ता अख्तियार करना, या मतलब हल्ले गुल्ले मचाना, या बाहर जाना, या हम नहीं देखने देंगे और बैन कर देंगे, इसका कोई मतलब समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि आप आर्टिस्ट को कहाँ तक रोक लेंगे और आर्ट को कैसे रोक लेंगे, ये तो हो नहीं सकता, अभी भी नहीं हुआ। वेल एक और है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओ दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट, क्योंकि मूवी से रिलेटेड भी, आर्ट से रिलेटेड भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, सो हाउ कैन इट बी टेकन अवे विद, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है, मैं अपने क्वेश्चन यहाँ खत्म करूँगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, अब लोग अब बोलते हैं कि आपने ये बोल दिया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग कहते हैं कभी ना कभी वो देशद्रोह के एरिया में आ जाती है, कि आप ऐसा बोल रहे हो, ये देशद्रोह भी हो सकता है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ है कि कोर्ट ने भी इस पर कहा है, मैं इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ, कोर्ट ने भी कहा कि हम कुछ चीज़ें देशद्रोह में नहीं रख सकते, कुछ रख सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये नैतिक रूप से गलत था, ये मोरली सही नहीं था, ये एथिकली सही नहीं था,
पिछले दिनों अगर आप लोगों को पता हो एक बात जो अखबार में इवन मैंने पढ़ी कि लोगों ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जो हमारी चीफ मिनिस्टर नहीं ममता बनर्जी जी वो खड़ी नहीं हुई थी राष्ट्रगान के लिए, पर कोर्ट ने सीधे सीधे, अगर यहाँ पर कभी मैंने एक मुंबई के थिएटर हॉल में देखा था कि लोग आपस में लड़ पड़े थे, मारपीट शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा अगर इनके साथ मारपीट हो रही है तो वहाँ क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि हम उनको नैतिक अपराध मान सकते हैं लेकिन हम उनको इसके लिए दंड नहीं देंगे। ये कोर्ट ने बाकायदा बोला है कि हम इनको दंड नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा वहाँ है तो आम आदमी पर ये लागू तो नहीं हो रहा था। तो व्हाट्स दैट, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक कैसी सही गलत क्या? सत्य अगर मैं कहूँ मेरे पर्सनल व्यू से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक वेरी सब्जेक्टिव टर्म है। जहाँ मेरे वैशाली शर्मा के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो वो एक लिमिटेड बार है, उस पर आसानी से रोक भी लग सकती है कि मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जब राइट को इस्तेमाल कर रही हूँ वो किसी और के फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं आना चाहिए, किसी और को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। एक पुरानी कहावत है ना कि आपकी मतलब आज़ादी तब तक है जब तक आपकी छड़ी दूसरे की नाक से नहीं टकराती। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कहा आपने। बल्कि जब ये एक बड़े स्तर पर बात चले जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जहाँ आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, किसी बड़ी हस्ती के बारे में बोल रहे हैं या देश के बारे में, इवन अगर आप किसी एक सही पद पर हैं और वहाँ से बोल रहे हैं तो और बड़ी जिम्मेदारी, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी, तो वहीं पे जाके आपकी लाइबिलिटी एज अ पर्सन से ज़्यादा एज एन इंस्टीट्यूशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ रिसेंटली राहुल गांधी जी को डिफेमेशन के केस में अपराधी घोषित किया गया बाय गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो केस मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस था, जहाँ जस्ट बिकॉज ही इज एन एमपी इस चीज़ को ध्यान से हटाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे क्योंकि मैं दोनों तरफ देखकर चलता हूँ इक्वली, तो मैंने ये भी कहा कि इससे पहले काफ़ी सारे एमपीज हैं, इन्होंने बहुत सारे बयान दिए और लोगों ने कहा भाई इनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो बिल्कुल एक मुश्त एक को टारगेट रखते हुए आपने कार्रवाई की कि नहीं हम इन्हें हटाएंगे। तो लोगों ने फिर इसलिए सवाल खड़े कर दिए कि बहुत सारे एमपीज हैं जिन्होंने बहुत सारे बयान पहले दिए, आपने कभी एक्शन नहीं लिया, इतना बड़ा लिया अच्छी बात है लेकिन पहले भी कर ले लेते थे। कानून में ये जो आपने कहा, अगर ये डिफेंस कोई कोर्ट में देता है ना, उसकी सुनाई नहीं जाता। दिस इज नॉट अ डिफेंस एट ऑल। पहले आपने नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ यही कहा जाता है कि दे रहा है दुरुस्त है। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिनके ऊपर अब तक इससे बड़े संगीन अपराध के आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं, जो खुद ऐसे बयानबाजियां कर चुके हैं, दे चुके हैं, तो उसके ऊपर एक्शन ज्यादा लिया जाना था। वही होता है ना कि राहुल जी जो है वो चेहरा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का, तो नजर तो उनके यहाँ से आना तो हाईलाइट होने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर लिया, परंतु जिस तरह प्रयोग किया गया वो आप एक पद के खिलाफ कह रहे थे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब मैं इसके तरफ और कुछ बात करूंगा आपसे। जो हमारे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो ये भी है वैशाली से कि अब जब आपने शुरू से ही सोचा था या आपकी मतलब कोई लॉयर वाली फैमिली है या नहीं मुझे ही लॉ करना है, मुझे लॉ में ही आना है, इस वजह से डीवाई पाटिल का मतलब स्कूल ऑफ लॉ आपने ज्वाइन किया या क्या वजह थी? मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी है इसलिए मैं 1 मिनट तो लूँगी। तो मैं 10th में अच्छे नंबर ले आई गलती से, ठीक ठाक पढ़ाई वालों की। सो उसके बाद मम्मी पापा ने बोल दिया साइंस करनी है। मेरा मन आर्ट्स लेने का था, मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था वैसे शुरुआत से ही। मेरा मतलब माइंड मैथ का तो बिल्कुल नहीं था और आर्ट मेरे कॉलेज में थी नहीं, हाँ। कॉमर्स मैंने ली नहीं, कॉमर्स में लेनी थी, डरने का तुम पीसीबी लो, यही बचा है। पीसीबी लिया था आपने? हाँ, तो मैंने पीसीएम ले लिया था। मैथ्स मेरा अच्छा था, मैथ्स मुझे शुरुआत से पसंद था, परंतु फिजिक्स केमिस्ट्री ने फिर 2 साल इतना अच्छा स्ट्रेस दिया है कि 2 साल बाद मैंने डिसाइड कर लिया साइंस स्ट्रीम से मुझे टाटा बाय बोलना है। पर बोलने की शैली अच्छी थी प्रभु की कृपा से, जो कि दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो 12वीं के बाद मेरी एक हिंदी टीचर थी उषा मैम, उन्होंने मुझे कहा कि वैशाली अगर तुमने मास मीडिया और लॉ इन दोनों को छोड़ के कोई भी और स्ट्रीम लिया ना, मुझसे लाइफ में बात मत करना कभी। तो उनको मनाने के लिए मैंने बोला मास मीडिया मुझे करना नहीं था, पसंद नहीं थी थोड़ी फील्ड, तो इसलिए लॉ में आ गए। एंड लॉ में आने के बाद आई थिंक डेस्टिनी था कि सेकेंड ईयर में कोविड आ गया, कोविड की वजह से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो फर्म ज्वाइन कर ली। अभी नाउ आई हैव बीन इंटर्निंग फॉर 2.5 years, 2.5 years कंटिन्यूअसली। बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है फिर तो मज़ा आने लगा ऐसा। तो फिर मतलब उसका फिर ये है कि ये मतलब फैसला सही साबित हुआ। हाँ, फैसला सही साबित हुआ, थैंक्स टू सीनियर्स, थैंक्स टू द गाइडेंस। ओके, व्हाट अबाउट योर फैकल्टी देन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बताइए आप डीवाई पाटिल में जो भी आपको लगा हो जैसा लगा। So DY Patil was actually my first choice for law because obviously Navi Mumbai में one of the finest institutions था, and secondly talking about the infrastructure, the building is incomparable to any of the buildings over here. मतलब it's स्टेडियम out, में ही आपको स्टेडियम तो है ही, जो हमारा कैंपस बना है, आई थिंक आई वुड इनवाइट एवरी चाइल्ड टू एटलीस्ट विजिट इट वंस। इट्स सो प्रिटी, इट्स सो ह्यूज, एंड कॉलेज ऐसा है कि आपका मन करेगा हर दिन आने का।
आने का, बैठने का। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली हमारा जो पढ़ाई का तरीका भी है स्कूल ऑफ लॉ में, वो ऐसा नहीं है कि हमें सेक्शंस दे दिया रट लो। नहीं, हमारे पास फैकल्टीज भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की है, तो वो आते हैं, डिस्कशन होता है, हमारा आधा टाइम तो बहस में ही निकल जाता है कि ये सेक्शन ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी तरह हम सीखते हैं, इट्स नॉट द यूजुअल वे ऑफ लर्निंग। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी एक्चुअली जो जद्दोजहद है, कवायद है, वो होती है, उसके बाद समझ में आता है। हाँ वेल ये अच्छा है यार, बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात है कि मतलब अपना एक स्टेडियम में तो भाई काफ़ी सारे मैच देखने को मिल गए और आ गए। WPL, IPL और वो फीफा जो वर्ल्ड कप था, अपना जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट था, ये सब चीज़ें होती रहती। जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप सब लोगों के लिए। और जैसा कि वैशाली ने यहाँ बताई है, काफ़ी सारी नॉलेज वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें वो आप लोगों को पता चली होंगी। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी कल, एक बार और लेकर आऊँगा एक और टीम को आप लोगों के पास, एक और स्कूल को आप लोगों के पास। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस।